शासन आसानी से किया जा सकता है। जहाँ तक कुर्मी का प्रश्न है, सबसे पहला बात, झारखंड एक आदिवासी राज्य है। आज आप मीडिया के लोकतंत्र के माध्यम से मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर किसी राज्य का एक आदिवासी राज्य के रूप में गठन किया जाता है तो आधार क्या होना चाहिए? आदिवासी की जनसंख्या होनी चाहिए। यदि किसी राज्य में आदिवासी की जनसंख्या 10% है, 15% है, 20% है, तो क्या उस राज्य को एक आदिवासी राज्य के रूप में गठन किया जा सकता है? शायद संभावना है नहीं। जब इस राज्य का गठन 1912 में किया जा रहा था तो 1913 का आप गैजेट पढ़ लीजिएगा, जिसमें कुर्मी कम्युनिटी को एसटी की सूची में था। यानी उनको आधार मानते हैं, उनका पॉपुलेशन लगभग 20 से 25 के आसपास है। उसके बाद कुछ और कम्युनिटी है जिसे घटवा रहे हैं, तो इन पॉपुलेशन को अगर जोड़ दिया जाए तो ये उस समय 50% से प्लस था। तो यानी कोई भी राज्य अगर गठन होता है तो कम से कम उसका पॉपुलेशन 50 to 60 होना चाहिए। तो उस समय जब इस राज्य का गठन हो रहा था, उस समय ये जो कुर्मी कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं एसटी की सूची में शामिल थी और उसी को आधार मानकर एक आदिवासी राज्य के रूप में इसका गठन किया जा रहा था। यही नहीं, ये राज्य आज भी अधूरा है क्योंकि हमारे पास 9-10 जिले नहीं है। बंगाल का पुरुलिया, झारग्राम, आपका मयूरभंज, क्योंझर इत्यादि नहीं है। उन राज्यों में आप चले जाएं, वहां भी सर्वे करें तो झारखंड राज्य जो बना, बृहद झारखंड बन रहा था, उसका उद्देश्य यही था आदिवासी राज्य के रूप में। तो आदिवासी राज्य का मतलब कम से कम 50% जनसंख्या। नहीं तो आदिवासियों का तो साफ तौर पर कहना है, आप लोग उनका भूमि हरण करने के लिए, उसका अधिग्रहण करने के लिए, हक मारने के लिए, उनकी राजनीतिक शक्तियों को छीनने के लिए। देखिए, मेरा मानना है, आज जब मेरा जन्म नहीं हुआ तो उससे पहले से कुर्मी आंदोलन चल रहा है। दूसरा बात, सबसे पहली बात, ठीक है, लोगों को समझना होगा कि आखिर इस कम्युनिटी को सूची से हटाया क्यों गया। और मेरा मानना है कि कुर्मी का बेटा के साथ साथ पूरे झारखंड स्टेट को, ठीक है, आपके बीच विवाद होना, तर्क वितर्क होना, पक्ष विपक्ष होना, असहमति होना, ये सब चलता रहेगा, लेकिन सच्चाई को जानना होगा। जब 1908 के आसपास, 1907 के आसपास टाटा ने बहुत ज़्यादा संख्या में ज़मीन का अधिग्रहण किया गया, तो उस समय मेरा हिसाब से मानना था अंग्रेज़ों का कि अगर इसी तरह चलता रहे कंपनियों का दौर तो कहीं ना कहीं झारखंड के लोग भोले भाले हैं और इनकी ज़मीनों को सब अधिग्रहण कर लेंगे। तो उस समय चूँकि जो लोग एसटी की सूची में शामिल हैं उनकी ज़मीनों का अधिग्रहण आसानी से नहीं हो सकता है। लेकिन जो कोलियरी क्षेत्र है, आप देख सकते हैं धनबाद और बोकारो जिला, उसमें जो भी कोलियरी क्षेत्र हैं उनमें मैक्सिमम जो ज़मीनें गई हैं उसमें कुर्मी समुदाय की गई हैं। तो एक चालाकी के साथ, एक साजिश के साथ इनको सूची से इसलिए बाहर किया गया था ताकि ज़मीनों को अधिग्रहण करने में आसानी होगी। उसके बाद अगर टाटा की बात करें तो मैं धनबाद से संबंध रखता हूं। टाटा का धनबाद में 2 ही यूनिट है, टाटा जामाडोवा, टाटा सिजवा, और दोनों यूनिट कुर्मियों की जमीन पर स्थापित थे। तो एक बहुत गहरी साजिश के साथ 1950 में जैसे कुर्मी कम्युनिटी को आदिवासी की सूची से बाहर किया गया, 1951 में सिंदरी का प्लांट खड़ा होता है। आप सिंदरी प्लांट को सर्च कर लीजिए, वहाँ हर लाया है 85 से करोड़ के लागत के साथ। वहाँ कितने लोगों को लाभ मिला है? उनका तो कहना 1931 में भी आप नहीं थे, 1913 में आप ही के नेता जो हैं, कोई नेता थे महतो, वो बंगाल प्रेसिडेंसी में वहाँ पे कोर्ट में, बंगाल कोर्ट में एक हलफनामा देते हैं कि हम एसटी में शामिल नहीं होंगे, हमको एसटी से हटा दिया जाए। अच्छा, एक बात कहिए, उनका कहना, मेरा नहीं कहना, आदिवासी नेता का। देखिए, सबसे पहला हम तर्क जब बात की है तो मैं एक ऐसा तर्क प्रस्तुत करके जाऊंगा जिससे कि शायद किसी को आपस में रंजिश का संबंध नहीं होगा। सबसे पहला बात, 2-4 व्यक्तियों के माध्यम से आप पूरे समाज को जस्टिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ लोगों ने किसी कारणवश लोग में अगर इस तरह किया होगा, लेकिन आपको जो वास्तविकता है उसे जानना होगा। दूसरी बात, आज अगर आप देख सकते हैं, और मेरा मानना है कि शायद ये मीडिया के बंधु बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहला बात, मैंने ऑल ओवर इंडिया के कुर्मी और झारखंड के टोटमिक कुर्मी को एक करने का, मैंने एक दिखाने का प्रयास किया जाए। तो मैं चाहूँगा कि मीडिया के बंधु, पलामू क्षेत्र में ऑल ओवर इंडिया के कुछ कुर्मी समुदाय लोग रहते हैं और टोटमिक लोग तो खैर छोटा नागपुर पठार में बहुत ज़्यादा हैं। तो आप लोग उनका जो जीवन दर्शन है उस पर एक अध्ययन किया जाए और उनके जीवन दर्शन को पब्लिकली सबके सामने रखा जाए कि उनमें कितनी भिन्नता है। बहुत सारी भिन्नताएँ हैं, इसलिए टोटमिक कुर्मी और ऑल ओवर इंडिया कुर्मी में बहुत सारा अंतर है। दूसरी बात, आप देखिए, जब आज ये मांग जो चल रही है, मेरे हिसाब से सेंट्रल की बात है और सेंट्रल में झारखंड के अलावा बहुत समुदाय हैं, भील हैं, गोंड है, मीना है और भी बहुत सारे आदिवासी समुदाय हैं। क्या उन्होंने विरोध किया? नहीं किया। अब अगर झारखंड में विरोध किया जा रहा है तो मेरा मानना है कि संविधान आखिर क्यों है? संविधान प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान में रखकर बनाया गया है और मैं अभी 32 आदिवासी की, मैंने एसटी की सूची में 32 समुदाय शामिल है और कुछ नए जुड़े हैं, शायद 3 या 4, ऑल ओवर 10 जुड़े हैं, लेकिन झारखंड में 3 या 4, लोहरा, भोक्ता, तमड़िया इत्यादि। तो अगर आप, चलिए अब कुर्मी की बात थोड़ा सा बगल में रखते हैं और हम थोड़ा सा एसटी में जो 32 उन्हीं पर चर्चा करते हैं। पहाड़िया की क्या स्थिति है, बिरजिया की क्या स्थिति है, बिरहरिया की क्या स्थिति है।
तो मेरा अगर मानना है, जिस प्रकार सेंट्रल की लिस्ट में ओबीसी है, लेकिन जब वो लिस्ट राज्य के पास आता है तो कहीं BC1, BC2, BC3 हो जाता है, MBC हो जाता है कहीं आपका। तो ठीक उसी प्रकार अगर आप व्यक्ति को जिंदा रखना चाहते हैं तो सबसे पहले जो 32 आदिवासियों की सूची है उसमें आप जो अति पिछड़े लोग हैं, जो हमको लगता है वायलेंट माने जो लोग कुछ सालों में खत्म हो जाएंगे, एक प्राइमेटिव ट्रायल्स के तहत उनको भी देखने का काम कीजिए। तो ठीक उसी प्रकार अगर इनको ऐसा लग रहा है कि कुर्मियों के शामिल होने से, तो उस पर राज्य सरकार को राज्य सूची के लिए समीक्षा करनी चाहिए कि जब सेंट्रल के बाद उसी कुर्मी कम्युनिटी को आदिवासी में शामिल करने के बाद जब राज्य सूची में आएगा तो राज्य में जो मतभेद हो रहा है तो उस राज्य सरकार पर छोड़िए। बाकी सेंट्रल की अगर बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में एसटी लोग हैं, कहीं से विरोध नहीं हो रहा है, ये सिर्फ राज्य में हो रहा है। अतः राज्य सरकार को चाहिए कि राज्य में समीक्षा हो कि कुर्मी के लिए क्या ऑप्शन हो सकता है। देखिए एक बात है, यह लड़ाई इस आंदोलन से लगभग सालों पूर्व की है। हम लोग 32 के खतियान को लेकर निकले थे, हम लोग नियोजन नीति को लेकर थे, लेकिन अगर जब आपका सवाल आएगा तो उसका हम तार्किक उत्तर रख सकते हैं। और तार्किक उत्तर यही कि जब राज्य का गठन किया जा रहा था तो एक बहुत बड़ी आबादी के साथ आदिवासी राज्य के रूप में इसका गठन किया जा रहा था। उस समय तत्कालीन जो सूची थी उसमें कुर्मी शामिल था। उसके बाद उसे सूची से हटाने का रीजन यही था कि खनिज संपदा, मैक्सिमम जो खनिज संपदा है वह कुर्मी की धरती पर ही, आज उतना नहीं। अगर हम बात करें HEC और हिंडा, 3.25 करोड़ झारखंड की जनता और झारखंड सरकार को संदेश होगा कि अभी जो विधानसभा का सत्र होली के बाद फिर से प्रारंभ होगा, उसमें आप कोई ऐसा विधेयक लेकर आए नियोजन नीति को लेकर, और भाषा के बैरियर को आप समाप्त नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी राज्य में चले जाएं, जो जिन राज्यों में भाषा एक आइडेंटिटी के तौर पर है, और उन राज्यों को संरक्षण के लिए कहीं ना कहीं भाषा को बैरियर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आप अगर भाषा के बैरियर को समाप्त करते हैं, यार कितना दुर्भाग्य का विषय। एक मुझे लगता है एक बहुत कम पढ़ा लिखा छात्र इस बात को समझ सकता है। मुझे लगता है जो पढ़े लिखे नहीं भी है वे लोग जान सकते हैं कि आज कितनी दुर्गति इस राज्य की है। आप अंग्रेजी को क्षेत्रीय भाषा में शामिल कर रहे हैं, हिंदी उर्दू आपका मन को लेकर आप क्षेत्रीय भाषा में शामिल कर रहे हैं, कितना दुर्भाग्य का विषय है। इंग्लिश जो कि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हिंदी एक नेशनल लैंग्वेज है, उर्दू भी कई देशों में बोली जाती है, आप उसे एक क्षेत्रीय भाषा के सूची में शामिल करते हैं, तो मुझे लगता है इससे बेकार गवर्नमेंट अब तक देखने को नहीं मिली थी। आज कहीं ना कहीं आज बहुत बुरे अवस्था में झारखंड की जो पॉलिटिकल दौर गुजर रहा है, बहुत ख़राब कंडीशन के साथ गुजर रहा है। तो अतः हम लोग यही चाहते हैं कि इस राज्य के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, इस राज्य के युवाओं के हितार्थ और उनकी सुरक्षार्थ में विधेयक पास हो, और खासकर नियोजन नीति, क्योंकि आज कई वर्षों से इस राज्य में नियोजन की काफ़ी कमियां हैं और वर्तमान सरकार नियोजन को लेकर ही सत्ता में आई थी। और अगर इसी प्रकार अगर वो 60-40 के माध्यम से 40 वैकेंसियाँ सीधे 40% अन्य राज्यों को अगर बेच देगी तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य होगा इस राज्य का। और दूसरी बात, यदि आप इस राज्य की बनावट पर जाएंगे, इस राज्य के गठन और गढ़न की ओर जाते हैं, तो इस राज्य का गढ़न ही हुआ था। जो भी आंदोलन किए गए थे कहीं ना कहीं ज़मीन संबंधित आंदोलन थे। आज इस नियोजन को आप ज़मीन से भी जोड़ सकते हैं। जो लोग 40% में आएंगे, यहाँ स्थापित होने के साथ साथ यहाँ वो ज़मीनें लेंगे। ज़मीनें लेने के साथ साथ क्या होगा, वोटर आईडी यहाँ बनेगा, आधार कार्ड यहाँ बनेगा, और फाइनली एक दिन ऐसा होगा कि पॉलिटिकल डैमेज होगा। उसका जो मैंने ताज़ा उदाहरण है कोयलांचल का क्षेत्र, धनबाद, झरिया, बेरमो, बोकारो। आज अन्य राज्यों के लोग जो रहने बसने आए, यहाँ उनकी तादाद इतनी बढ़ गई है कि आज कह सकते हैं वो 2 राज्यों में वोटर आईडी कार्ड के माध्यम से सरकार भी बना रहे हैं, अपने विधायक भी चुन रहे हैं, और फाइनली झारखंड के लोगों के जो अधिकार हैं, राइट्स हैं, उनको कहीं ना कहीं पूरी तरह से नेस्ता नाबूद कर रहे हैं। तो अतः आज झारखंड के युवाओं को विशेषकर इस 60-40 की नीति के विरोध में अपने स्वर को बुलंद करना होगा, और इतना जोरदार बुलंद करना होगा कि इसी सत्र में, ये जो सत्र आपका 12 तारीख के बाद शायद संभावना है फिर से प्रारंभ होगा, उसी सत्र में नियोजन नीति झारखंड के हित में जिस प्रकार से हो, भाषा को बैरियर बनाकर, खतियान को बैरियर बनाकर झारखंड के युवाओं के हितमर बने, इसके लिए आज युवाओं को एक स्वर में आवाज़ को बुलंद करना होगा। जयराम जी, आप बोल रहे हैं सरकार ने तो कैबिनेट से पास कर चुका है, उसी सरकार के एक मंत्री है बन्ना गुप्ता बोल रहे हैं कि 32 से लेकर 23 वालों तक का ख्याल रखा जाएगा, तो सरकार उसी को ध्यान में रख के नीतियां बना रही है। देखिए, सबसे पहली बात, जहाँ तक आपने बन्ना गुप्ता जी का सवाल किया, एक जिम्मेवार पद पर हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन उनके बयान को देखकर लगता है कि यहाँ जोकरों की संख्या मंत्री पद में ज़्यादा है। उनका एक बयान सुन रहे थे जिसमें वो कह रहे थे कि बर्ड फ्लू से डरने की आवश्यकता नहीं है, अगर बर्ड फ्लू हो जाए तो मुर्गे को जितना पका के खाइएगा डर की संभावना खत्म हो जाती है। तो कितने हास्यास्पद विषय में और कितना माने दुर्भाग्य का विषय है झारखंड राज्य के साथ कि ऐसे व्यक्ति मंत्री पद पर आसीन है जिनको मंत्री पद की गरिमा का एहसास नहीं होता है। उसी शख्स का पटमदा क्षेत्र में गए थे, आपका एक छात्रों के बीच एक सभा को संबोधन करने के लिए, छात्रों को मोटिवेशन करने के लिए। वहां जाकर माननीय बन्ना गुप्ता जी कहते हैं कि अरे हम तो जब 10वीं की परीक्षा दे रहे थे तो चोरी करते पकड़े गए, जिस एसडीओ ने हमको